आज हम संविधान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और दूसरा है इनकी कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। मतलब दोनों कथन इसके गलत है। अब देखिए पहला कथन जो है क्या है, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ये कथन भी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि संविधान का 164 जो अनुच्छेद है यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसीलिए राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श के उपरांत ही राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री केवल सलाह देता है, ना कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, इसलिए पहला कथन गलत है। और राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से केवल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, भले ही उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही क्यों ना कर रहा। अगला पॉइंट क्या है कि इसकी कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो यह भी गलत है और यह गलत इसलिए है कि 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा के लिए यह सीमा जो है वो 10% निर्धारित की गई है। तो सही आंसर जो क्या है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ग्राम न्यायालय उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरा है ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य नियमों से पूरी तरह बाध्य होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम न्यायालय जो होता है एक प्रकार का मोबाइल कोर्ट होता है जो आपराधिक और नागरिक दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ग्राम न्यायालय का मुख्यालय मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होता है, लेकिन वे गांव में जाते हैं, जहां काम करते हैं वहां काम करते हैं और मामलों का निपटारा करते हैं। ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों में जहां अपराध 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हो या जब आपराधिक मामले में शामिल संपत्ति का मूल्य जो है वो 20,000 रुपये से अधिक ना हो, नागरिक मुकदमे, पशु अत्याचार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण और संपत्ति विवाद जैसे मामले हों तो ये विवादों की ग्राम न्यायालय सुनवाई करते हैं। इसीलिए पहला गलत हो गया। ग्राम न्यायालय नागरिक मामलों की विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जिससे वे न्याय के हित उचित और तर्कसंगत समझते हैं और पहली बार
में विवाद के सुलह समझौते की अनुमति देते हैं। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होते हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होते हैं। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। दूसरा है, केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने का हकदार है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो बिना सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। अब पर जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में के समक्ष कानून का अभ्यास करने के लिए अधिवक्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहला है वरिष्ठ अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता वह अधिवक्ता हैं जिन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। न्यायालय किसी भी अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकता है यदि उसकी राय में उस अधिवक्ता की योग्यता बार में, यानी जो बार काउंसिल होती है उसमें उसकी प्रतिष्ठा या कानून में विशेष ज्ञान हो या अनुभव के आधार पर कोई ऐसी विशिष्टता बताई गई तो वह वरिष्ठ अधिवक्ता होने के लिए पात्र है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत के किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण में कनिष्ठ के बिना उपस्थित होने का हकदार नहीं है। इसलिए पहला कथन सही है। वह भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में अभिवचन या शपथ पत्र तैयार करने, साक्ष्य पर सलाह देने या किसी भी समान प्रकार की ड्राफ्टिंग कार्य करने या किसी भी प्रकार का हस्तांतरण पत्र कार्य करने के लिए हकदार नहीं है। लेकिन यह निषेध किसी कनिष्ठ के परामर्श के करके उपरोक्त किसी भी मामले को निपटाने तक विस्तारित नहीं होगा। दूसरे आते हैं जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल ये अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई भी मामला या दस्तावेज दाखिल करने के हकदार है। ये उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष के लिए उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं या उनकी ओर से कार्य कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा कथन गलत है। तीसरे में आते हैं अन्य अधिवक्ता। अन्य अधिवक्ता वह अधिवक्ता होते हैं जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बनाए गए किसी भी राज्य बार काउंसिल के सूची में दर्ज है और वह उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं, लेकिन वह न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज या मामला दाखिल करने के हकदार नहीं होते। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं यानी नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि नोटा के विकल्प के पक्ष में डाले गए वोटों को उम्मीदवारों की उनकी जमानत राशि लौटाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के द्वारा डाले गए कुल वैध वोटों में से गिना जाता है। दूसरा कथन है, भले ही नोटा वोटों की संख्या में किसी भी उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की संख्या से अधिक हो, फिर भी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों
या फिर दोनों ने। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दोनों। दूसरा सही है, पहला गलत है। अब ऐसा कैसे, क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों या ईवीएम में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रावधान किया, नहीं नोटा का प्रावधान किया। जो मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और मैदान में मौजूद किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का निर्णय लेते हैं और अपने मत की गोपनीयता बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवार को वोट न देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नोटा का प्रावधान 2013 में, नोटा का प्रावधान जो है वो 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में किया गया। इसे 2014 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव के साथ साथ 16वीं लोकसभा जो 2014 में थी उसके चुनाव में भी जारी रखा गया। नोटा के विकल्प के विरुद्ध डाले गए वोटों को उम्मीदवारों की जमानत राशि वापस करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में शामिल नहीं किया जाता। भले ही नोटा विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो, फिर भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाना होता है। इसीलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है और दूसरा कथन जो है सही। 2001 में निर्वाचन आयोग ने सरकार को कानून में संशोधन करने का एक प्रस्ताव भेजा था ताकि उन मतदाताओं के लिए जो तटस्थ वोट का प्रावधान किया जा सके जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे। 2004 में पीयूसीएल यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक याचिका दायर की और एक किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने के अधिकार को गोपनीय रूप से सुरक्षित रखने के लिए मतपत्र और ईवीएम में आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने 2013 में निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग ईवीएम और मतपत्रों पर उपरोक्त में से भी कोई नहीं का विकल्प प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का उल्लंघन ही एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ऐसा इसलिए है कि अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी रीति उन्हें आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कह सकते हैं कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। इसीलिए दूसरा कथन सही है। और उसे हटाने के लिए संसद के लगभग 100 और संसद में लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति एक जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में 3 सदस्य होते हैं, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। समिति आरोप तय करती है और न्यायाधीश से लिखित उत्तर देने को कहती है।
न्यायाधीशों को गवाहों की जांच करने का भी अधिकार है। जांच के बाद समिति निर्धारित करती है आरोप वैध हैं या नहीं। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट सौंपती है। संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। इसीलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्य स्तरीय चुनाव कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है और जिला स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी को जिला के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नामित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही नहीं। राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य सरकार के परामर्श से करता है। दूसरा है, जिला स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी को जिले के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नामित किया जाता है। तो ये सही इसलिए नहीं है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 के अनुसार संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार केंद्र शासित प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के एक अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव के संचालन के निष्पादन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त करता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।